नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रा को पुर पढ़ने की हालतें, 6 हालतों के बारे में हम पिछले सबक में पढ़ चुके हैं। आज बकिया हालतों के बारे में पढ़ेंगे। पॉइंट नंबर 7 है रा साकिन मा कबल कसरा आरजी हो, जैसे इरतब तुम। अब इसके लिए आपको ये समझना जरूरी है कि कसरा आरजी क्या होता है। ठीक है, कसरा आरजी क्या होता है और उससे क्या मुराद है। अब कसरा आरजी आसान अल्फाज में ये होता है कि जिस जहां हम हर्फ को, साकिन हर्फ को मुतहर्रिक करने के लिए जब भी कोई हरकत जरूरी होती है तो उसको जेर की हरकत दी जाती है। ठीक है, जैसा कि अगर आप जब ये लफ्ज है इरतबतुम, जब आप इस कुरान मजीद में यहाँ पे देखोगे तो अलिफ खाली होगा। जैसे उन्होंने यहाँ पे आपको दिया पारा नंबर 7 सूरतुल माइदा, इसकी आपको उन्होंने एग्जाम्पल दी है यहाँ पर। वहां पे जब अलिफ लिखा होता है तो अलिफ के ऊपर कोई हरकत नहीं होती। ठीक है, अब अलिफ के ऊपर हरकत नहीं है और अलिफ से अगला हर्फ भी साकिन है। ठीक हो गया। तो इस हालत में हम दो साकिन को इकट्ठा तो नहीं पढ़ सकते, तो किसी ना किसी साकिन को हमें हरकत देनी होती है। ये रूल आप याद कर लें कि साकिन को जब भी हरकत दी जाती है तो वो कसरा दी जाती है। किसी साकिन को जब हम खुद से कोई हरकत देते हैं लफ्ज को पढ़ने के लिए तो कसरा दिया जाता है उसको। साकिन को जब मुतहर्रिक बनाया जाएगा तो से कसरा दिया जाएगा। ठीक है, ये रूल है अरबिक ग्रामर का और ये हमेशा ऐसे ही होता है। सो क्योंकि इधर रा मैम के एक दफा पास फिर खुद से से बताइएगा। जेर नहीं थी, रा के पास अलिफ हमजा के पास जेर नहीं थी, ये जेर हमने खुद डाली है कलाम का फ्लो बनाने के लिए, तिलावत को फ्लो में रखने के लिए। तो रूल के मुताबिक यहाँ पे कसरा दिया जाएगा। रूल क्या है अरबिक ग्रामर का कि किसी साकिन को जब मुतहर्रिक बनाया जाएगा तो उसे कसरा दिया जाएगा। तो ऐसा कसरा जो कि बजाते खुद हर्फ के ऊपर ना हो और उसको कलाम को जारी रखने के लिए हरकत डाली जाए कसरा की, उसे कसरा आरजी कहते हैं। ठीक है, तो कसरा आरजी किसे कहते हैं, जो हर्फ पे बजाते खुद उस हर्फ की हरकत नहीं होती, हम हर्फ को मुकम्मल करने के लिए, पढ़ने के लिए उस पे हरकत डालते हैं, उसे कसरा आरजी कहते हैं। ठीक है, आठवां पॉइंट है रा साकिन मा कबल कसरा दूसरे कलमा में हो। अब हमने हमें ऊपर सारी कैफियत ये पढ़ी हैं कि रा के ऊपर जबर या पेश की सूरत में तो वो मोटा होता है। ठीक है, चाहे वो जबर उसके रा साकिन और पीछे जबर है या रा साकिन के पीछे पेश है, और अगर मुतहरिक है तो रा के ऊपर जबर या पेश है। तो हमने सिर्फ दो चीजें ऐसे पढ़ी हैं जो कि रा को बेसिकली मोटा करती हैं। अब ये वो है आपको कंडीशंस बताई जा रही हैं जहां रा जबर या पेश से मोटा नहीं हो रहा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए रा साकिन मा कबल कसरा दूसरे कलमा में हो, जैसा कि उन्होंने दिया मनिर तजा। अब इर्तजा एक लफ्ज है, मन एक लफ्ज है। यहाँ भी वही कंडीशन है कि यहाँ पे दो साकिन इकट्ठे हो गए थे। असल लफ्ज था मन। ठीक है, मन एक लफ्ज था और आगे इर्तजा दूसरा लफ्ज था। ठीक हो गया। और यहाँ पे भी जब ये इर्तजा का जो हमजा है, इसकी ये कुछ हमजा की ये खसूसियात होती हैं कि जब वो तिलावत में फ्लो में पढ़े जाते हैं तो उनके ऊपर जो भी हरकत हो वो साकित हो जाती, खत्म हो जाती है। ठीक है, तो इर्तजा का हमजा भी ऐसे ही
हमजा में शामिल है कि जब कलाम को फ्लो से पढ़ा जा रहा होता है तो इसकी हरकत गिर जाती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे कितने नून का मीन का मन का नून साकिन और इर्तिजा का हमजा साकिन, दो साकिन इकट्ठे हो गए। ठीक है, तो नून को मुतहर्रिक किया गया आगे कलाम का फ्लो जारी रखने के लिए। तो बिल्कुल ऊपर वाला असूल इस पे लागू हुआ कि साकिन को जब भी हरकत दी जाएगी तो कसरा से दी जाएगी। अब नून को जो कसरा दिया गया है वो भी आरजी है और वो इर्तजा वाले कलमा का हिस्सा भी नहीं है। तो कुरान मजीद में ये फिक्स एग्जांपल्स हैं, इंशाल्लाह अगर जब आप पढ़ेंगे तो आपको साथ साथ गाइड किया जाएगा। सो अगर आपके पास ये कंडीशन है कि रा साकिन पहले दूसरे कलमा में है और पीछे वाले कलमा में जेर आ रही है, एक ही कलमा में जेर और रा साकिन इकट्ठे नहीं है, तो फिर आपने रा को मोटा करना है। नौवीं कंडीशन है रा साकिन मा कबल कसरा और मा बाद हरूफे मुस्तालिया उसी कलमा में हो। ठीक है, अब एक ही कलमा में अगली एग्जांपल में आ रहा है कि एक ही कलमा है हमारे पास लेकिन रा के पीछे जेर है, तो जेर के साथ तो रा मोटा नहीं होता। लेकिन एक कंडीशन है कि रा के आगे एक मोटा हर्फ आ रहा है। ठीक है, रा साकिन है, उसके पीछे जेर है और उससे आगे एक मोटा हर्फ आ रहा है। तो जो अगला मोटा हर्फ है, अब कुरान मजीद की एक ये खासियत है कि यहाँ पे अल्लाह ताला ने जो कुरान मजीद नाजिल किया है ना कि अब वो आसानी के साथ नाजिल किया है। ठीक है, तो जहां पर भी किसी पढ़ने में कोई मुश्किल पेश आती है वहां पे अरेबिक में ये असूल है कि वहां पे आसानी का रास्ता निकाला जाता है। तो अगर हम पहले रा को जेर की वजह से बारीक करते और अगला हर्फ मोटा होता तो पढ़ने में दुश्वारी होती। ठीक है, तो ये रूल पढ़ने में आसानी के लिए वजह किया गया है, इसलिए रूल बनाया गया है ताकि पढ़ने में आसानी हो। अगर रा बारीक हो रही है, उसके माकबल जेर है उसकी वजह से बारीक हो रही है लेकिन आगे मोटा हर्फ है, तो बारीक के बाद मोटे हर्फ को पढ़ने में दुश्वारी पेश आ सकती थी। इसलिए ये आसानी के लिए ये असूल बनाया गया कि अगर इस तरह की कैफियत होगी तो रा को मोटा ही पढ़ा जाएगा। ठीक है, किर किर तौसिन। अब अगर यहाँ पे असूल होता कि रा को बारीक पढ़ना है तो कितना मुश्किल होता बारीक के फौरन बाद आवाज को मोटा करना। तो इसलिए आसानी के लिए रूल है कि रा अगर रा के पीछे एक कसरा है तो आगे मोटे हर्फ की वजह से उसको मोटा किया जा सकता है। अब यहाँ कुछ मिसालें उन्होंने दी हैं, फिक्स मिसालें हैं। किर कासिन, किर स्वादन, यहाँ पे रा के पीछे जेर है लेकिन आगे मोटा हर्फ आ रहा था तो हम रा को मोटा ही पढ़ेंगे आसानी के लिए, इर स्वादन। यहाँ पे मिर स्वाद। ठीक है, और ये हमारी ह्यूमन साइकोलॉजी भी है कि अगले वर्ड की तरफ ध्यान चला जाता है ना कि मोटा है तो पिछले को बारीक पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो मिर स्वाद, हमें रा को यहाँ पर मोटा पढ़ना है। फिर कतिन, यहाँ आप तमाम रा के पीछे जेर देख सकते हैं और रा के आगे मोटे हरूफ हरूफ मुस्तालियां हैं। रा साकिन मा कबल जबर हो। अच्छा, अब अगर डबल साकिन आ गया है तो फिर हम क्या देखेंगे, ऐसी कैफियत ज्यादातर वक्फ में पैदा होती है कि जब आप किसी हर्फ पे रुकते हो तो आपको अगर रा पे रुक रहे हो और रा को साकिन करना पड़ रहा है तो पिछला हर्फ अगर अलिफ है, हरूफ मद्दा में से कोई हर्फ है, तो आप उससे पीछे वाले हर्फ की बात को देखोगे और जबर और पेश वाले असूल पे चलोगे कि जबर और पेश में रा मोटा पड़ा जाता है। तो अभी रा क्योंकि साकिन किया जा रहा है तो पिछले पीछे अगर पिछला साकिन है तो उससे पिछला देख लिया जाएगा। इसी तरह रा साकिन माँ कबल साकिन, रा साकिन है उसके पीछे वाला हर्फ भी साकिन है और माँ कबल पेश हो, ये दोनों कैफियत जो हैं वो ज्यादातर वक्फ में पैदा होती हैं जहाँ पे डबल साकिन हमारे सामने आ जाता है और उसके पीछे कोई हरकत होती है। रा मुरामा मजमूमा, यानी जिस पर रोम के साथ वक्फ किया जाए। ये भी आप याद कर लीजिए, ये रोम जो होता है वक्फ की एक किस्म है। वो इंशाल्लाह जब आप वक्फ में पढ़ोगे उसमें ये होता है कि हम आखिरी हरकत, जैसे यहाँ पे दो पेश हैं। ठीक है, तो यहाँ वक्फ में इस दो पेश की जगह एक पेश को और एक पेश का भी एक तिहाई, वन थर्ड हिस्सा सिर्फ पढ़ा जाएगा। मतलब कदीर,
वैसे कदीरू, पूरी पेश। ठीक है। तो जब उसकी ऊपर एक तिहाई पेश पड़ी जाएगी, तो असल में तो पेश ही, साउंड तो पेश का ही रहेगा। तो हमने पेश का रूल पहले पढ़ लिया कि रा पे पेश हो तो मोटी होती है। तो अगर रा पे पेश का अगर एक तिहाई हिस्सा भी बाकी है तो उसे मोटा ही पढ़ा जाएगा। ठीक है। अच्छा जी, चलिए यहां तक बताइए कि रा को बारीक पढ़ने की हालत है। अब हमारे पास दो ऐसे हरकत, तीन टोटल हरकत में से दो हरकत पे हमने देख लिया कि रा मोटा हो रहा है जबर और पेश पर। तो जेर पे क्या होगा? बारीक होगा। रा के नीचे जेर हो, जैसे लितु शरीका। रा मुशद्दद के नीचे जेर हो, जिस तरह बिल्कुल जैसे हमने ऊपर पढ़े थे वही सारे पॉइंट्स अब जेर के साथ आ जाएंगे। रा मुशद्दद के नीचे जेर हो, जैसे मिनर रिही। रा साकिन मा कबल जेर हो, जैसे फकब्बिर। वही पॉइंट्स हैं लेकिन जेर के साथ। रा साकिन मा कबल कसरा, मा कबल साकिन मा कबल कसरा हो, जैसे अभी आपने ये 10th और 11th पॉइंट जबर और पेश वाला पढ़ा, ये वो है। बिहिस सिहर, यहाँ पे रा और हा दोनों साकिन है, पीछे सीन के नीचे जेर है। बिहिस बिहिस सिहर। ठीक है। तो रा की आवाज मोटी होगी। रा साकिन मा कबल या साकिन, ये पॉइंट थोड़ा सा है अलग। इसमें आपको ये याद रखना चाहिए कि जो या है उसकी आवाज ऑलरेडी कसरा की तरह होती है। आपने या मद्दा पढ़ा है ना, कि उसमें जेर और कसरा आपस में मिल जाते हैं, तो दोनों का क्योंकि एक जैसी आवाज है, इस वजह से डबल साउंड लंबा हो जाता है। ठीक है। तो जेर क्योंकि या और जेर एक दूसरे के कायम मुकाम होते हैं, एक दूसरे को रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है। तो इसलिए या जेर का या का हुक्म भी जेर की तरह ही होता है। सो अगर रा साकिन के पीछे या साकिन है तो भी हम उसको बारीक पढ़ेंगे। अब इसकी एक मिसाल आप देख लो कि अगर अभी तो यहाँ पे आइन के नीचे जेर है ना, अगर यहाँ पे आइन के पीछे जबर होती, फॉर एग्जाम्पल ये हर्फ ऐसा होता। और एक मिनट मुझे, अगर हम इसके ऊपर जबर डाल दें, खा के ऊपर जबर, या साकिन, थोड़ा बड़ा कर, या साकिन और फिर रा भी साकिन। ठीक है। तो अब क्या कैफियत होती? अब रा साकिन के पीछे या साकिन है, लेकिन उसके माँ कबल जबर है। तो हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारा रूल यहाँ पे पूरा हो गया कि रा साकिन माँ कबल या साकिन है तो हम रा को बारीक करेंगे। ठीक है। अगर इसके अलावा या के अलावा कोई साकिन होता तो फिर हमने पीछे वाली हरकत को देखना था, जैसे कि अस्सिहर में हमने देखा है। अस्सिहर, यहाँ पे रा साकिन, उसके पीछे वाला जो साकिन है वो या नहीं है, तो फिर हमें इस सीन की जेर को देख के रा को बारीक किया गया। ठीक है। लेकिन अगर रा के पीछे वाला साकिन या हो तो फिर हमें यहां देखने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पे क्या हरकत है, जबर हो जेर हो कुछ भी हो। ठीक है। अगर रा के पीछे या आ गई है साकिन तो रा बारीक होगा, चाहे उसके पीछे जबर ही क्यों ना आ रही। क्लियर? जी। ओके। आगे राम उमाला, वो रा जिस पर इमाला किया जाए। इमाल ये कुरान मजीद में सिर्फ एक ही जगह पे आता है, तो इस हर्फ को आप ऐसे याद कर लीजिएगा। इमाला का मतलब होता है कि आपको पता है अरेबिक में बड़ी ये नहीं होती, उर्दू में बड़ी ये होती है। लेकिन अरेबिक के कुछ कुरान मजीद की कुछ किराआत ऐसी हैं जिसमें बड़ी ये की आवाज मौजूद है। तो हमारी रिवायत जो हम पढ़ते हैं, हम जो कुरान मजीद की रिवायत पढ़ते हैं, रिवायत हफ्स, इसमें इमाला सिर्फ एक जगह पर, यानी जेर को बड़ी ए की आवाज से पढ़ना। मजरेहा, जैसे उर्दू में होता है ना कतरे, किनारे। ठीक है। इस तरह इसको पढ़ा जाता है मजरेहा।
बड़ी ए के साथ। इसको कहते हैं इमाला। ये कुरान मजीद में सिर्फ एक ही जगह पे है, इस हर्फ को आपने ऐसे याद कर लेना। राम रामा मकसूरा, जिस पर रोम के साथ वक्फ किया जाए। अगेन वक्फ वक्फ रोम के साथ मुंसलिक है। रोम मैंने अभी आपको बताया कि हरकत को हमने वन थर्ड पढ़ना है, पूरा नहीं पढ़ना। तो क्योंकि वन थर्ड भी अगर मौजूद है तो हरकत तो मौजूद है। तो फिर हरकत को देखते हुए ही हमने उसका वक्फ उसका डिसाइड करना है कि ये मोटा होगा या बारीक होगा। क्योंकि हरकत तो जेर की कुछ ना कुछ मौजूद रहेगी। इसलिए अगर वक्फ बिर रोम किया जा रहा है, रोम के साथ वक्फ किया जा रहा है, वन थर्ड हरकत पढ़ी जा रही है, तो जेर का ही एतबार किया जाएगा और रा को बारीक ही पढ़ा जाएगा। चलिए जी, ये था हमारा आज का सबक।